हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, एमपीजीके का ये फोर्थ लेक्चर था। जैसा कि आपको पता है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। फिर अब हम लोग इसको फोर्थ लेक्चर को पार्ट सेकंड आज करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया था, अब सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं। उसका भूगर्भिक हम लोग पूरा का पूरा परिचय देख रहे थे मध्य प्रदेश का, जहां पर हम लोग यहाँ पर जितनी प्रकार की टाइप्स की रॉक्स होती हैं, चट्टाने हैं, उन सबको हम लोग समझ रहे थे। चलिए, उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश में पुराना संघ हम लोग पढ़ रहे थे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में पुराना संघ की चट्टानें मिलती हैं, जिसे हम लोग पुराना संघ ही कहते हैं इंग्लिश में भी। और पुराना संघ को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कडप्पा, दूसरा विंध्यन क्रम। कडप्पा और दूसरा विंध्यन क्रम। कडप्पा के जो समूह है, ये कडप्पा समूह की जो चट्टानें हैं, ये अपसादी चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिले में मिलती है, इसलिए इसे कडप्पा की चट्टानें कहा जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में ये पन्ना, ग्वालियर और बिजावर, तीन, मतलब इन पूरी चट्टानों को तीन भागों में हमने बांटा है, पन्ना, ग्वालियर और बिजावर, ये याद रखना। दूसरा, हम लोग विंध्य क्रम की चट्टानें देखेंगे। इन विंध्य क्रम की चट्टानों को भी पुराना संघ की चट्टानों में रखा गया है। और ये विंध्य क्रम की चट्टानें भी अपसादी चट्टानें, ठीक है। अब देखिए, इनका निर्माण भी कडप्पा की चट्टानों से ही हुआ है। जो कडप्पा की चट्टानें थी, उन्हीं का निक्षेपण हुआ, उन्हीं का ही क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ। और डिपोजिशन की वजह से क्या हो गया, इन चट्टानों का निर्माण हुआ। कडप्पा के जो समूह की चट्टानें हैं, अपसादी चट्टानें तो हैं ये, विंध्य क्रम की भी अपसादी है। पर यहाँ पे अल्प मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म मतलब ह्यूमस, और आपको पता है ह्यूमस में होता है कार्बन, और कार्बन से ही कार्बन के कंपोजिशन से ही क्या बनता है, कार्बन के या तो कार्बन से बनेगा ग्रेफाइट या बनेगा डायमंड। तो यहाँ पे डायमंड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन चट्टानों में अल्प मात्रा में जीवांश पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना की खानें और कर्नाटक के गोलकुंडा की खान, यहां से हमें हीरा प्राप्त होता है। यह चट्टानें विंध्य क्रम की चट्टानें ही हैं। तो विंध्य क्रम की चट्टानें, जो कडप्पा की चट्टानें, यहीं से हमें हीरा मिलता है। और पन्ना में भी इसी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, याद रखोगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पुराना संघ की चट्टानें। मध्य प्रदेश में चट्टानों को इसी तरीके से वर्गीकृत किया गया है, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, विंध्य क्रम की चट्टानें जो है वो कडप्पा की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। और इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता कम मात्रा में, और उस जीवाश्म की वजह से यहाँ पर डायमंड देखा जाता है, हीरा देखा जाता है। चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे पुराना संघ में एक और होता है आर्य समूह की चट्टानें। आर्य समूह, इन चट्टानों की उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अपसादों के निक्षेपण से हुई है। द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ डिपर्शन इन वन एरियाज। जो जलीय एरिया होते हैं ना, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप की चट्टान। कौन सी, आर्य समूह की। और पुराने संघ में ही हमने गोंडवाना क्रम की चट्टानों को भी रखा है, गोंडवाना क्रम की। ये चट्टानें कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच, जुरासिक मतलब जहां पर डायनासोर हुआ करते थे ना, उस समय को जुरासिक समय कहा जाता है। तो उस समय में गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अधिकांश कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हीरा कहां पे मिला आपको, विंध्य क्रम की चट्टानें, वो भी किससे हैं, पुराना संघ से संबंधित रखती हैं। तो पुराना संघ की चट्टानों में अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। उसी जीवाश्म से क्या बनता है भाई, कोयला बनता है। उसी जीवाश्म से क्या बनता है, डायमंड बनता है। कार्बन से, कार्बन से देखो कोल भी बनता है, कोयला भी बनता है, और कार्बन से हीरा बनता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में अधिकांश कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। फिर एक और हमने रखा, एक और श्रेणी है 6 नंबर की, क्रिटेशस कल्प। क्रिटेशस कल्प की जो चट्टानें हैं, इनमें सिलिका, चूने के पत्थर, बालू पत्थर, ग्रेट तथा जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। इनमें भी जीवाश्म मिलेंगे, साथ में यहाँ पे सिलिका, रेत, चूने के पत्थर, बालू पत्थर, ग्रेट, ये मतलब इन चट्टानों से आपको बालू के पत्थर, सिलिका, रेत वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो पूरा का पूरा जो पुराना संघ है, इसे 6 भागों में बांट रखा है। 6 भागों में बांट रखा है, बताइएगा कौन कौन से, जल्दी से देखिए। पहला है कडप्पा समूह, दूसरा है विंध्य क्रम, फिर विंध्य क्रम यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 5 में ये तीसरे नंबर था। तीसरा है आर समूह, चौथा है गोंडवाना क्रम, और पांचवा जो है वो है क्रिटेशस कल्प। ठीक है, नंबरिंग गलत हो गई, टेंशन ना लें आप लोग। तो 5 भागों में बांट रखा है इनको। अब देखिए, पुराना संघ में ही 6 नंबर का ये है, और ये 7 नंबर का है। यहां पे थोड़ी सी मार्किंग गलत हो गई है, इसको देख लीजिएगा आप। चलो, 6 नंबर और ये 7 नंबर।
तो तृतीय सेल समूह ये भी पुराना संघ की चट्टानों के अंतर्गत आता है। इन चट्टानों को मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित देखने को मिलेंगी तृतीय सेल समूह, और इसी काल में नर्मदा सोन घाटी का निर्माण हुआ। जिस काल में तृतीय सेल समूह की चट्टानें बनी उसी समय हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का भी निर्माण हुआ। फिर दक्कन ट्रैप की चट्टानें भी इसी पुराने संघ में रखी गई। देखिए पुराने संघ में चट्टानों में दक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप की चट्टानें रखी हैं। इसमें मोसोजोइक युग के अंतिम समय में निर्मित ज्वालामुखी की आग्नेय चट्टानें हैं। ये जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्वालामुखी जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो जब निकलता है, जो लावा होता है, वो जब लावा की वजह से जो चट्टानें बनती है उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। तो दक्कन ट्रैप की पुराना संघ में तो रखी गई, पर ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें जो हैं वो आग्नेय चट्टानें। ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। दीर्घकाल से इनके निक्षेपण से काली मृदा का निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें है ना, ये ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है, और इन्हीं चट्टानों से हमें पता है लावा से बनता है, और लावा जो होता है उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल का जो निर्माण होता है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक बार और समझते हैं। देखिए एक बार और समझिए। स्टार्टिंग में हम लोग आते हैं, यहां से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोगों ने चट्टानों को 8 भागों में बांटा। पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर आर्य समूह, फिर तृतीय सेल समूह, इसके बाद पुराना संघ। पुराना संघ में ही हम लोगों ने धारबाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना की चट्टानें, ठीक है, डेक्कन ट्रैप की चट्टानें और कितेंशस कल्प की चट्टानों को रखा गया है। ये आपने याद रखिएगा। चल वापस से देख लीजिए आप लोग। पुराना संघ में हमने कडप्पा समूह का देखा, विंध्य क्रम की चट्टानें देखी, आर्य समूह की चट्टानें देखी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखी और किटेशस कल्प की चट्टानें देखी, तृतीय सेल समूह की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप। चलिए अब हम लोग चट्टानों को 2 प्रकार से बांटते हैं। इनको भी आपको समझना होगा। इनको क्लासिफिकेशन में 2 भागों में करा। कौन कौन से देखिए। एक होती बेसाल्ट चट्टान और एक होती नीस चट्टान। ठीक है, बेसाल्ट रॉक और नीस रॉक। बेसाल्ट लावा के धरातल पर आकार तेजी से जमने की वजह से इनका निर्माण होता है। जो लावा होगा वो तेजी से जमेगा। इस प्रकार की चट्टानें देखो आपको अंतर हो रहा है, काली कलर की दिख रही है और ये व्हाइट कलर की है। तो जो लावा होता है जमीन पर तेजी से जम जाता है, उसी की वजह से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। इसीलिए यह कणविहीन तथा दावेदार रूप में पाई जाती है। दावेदार रूप में कणविहीन आपको देखने को मिल रही है और प्रयोग इनका मूर्ति निर्माण में किया जाता है। तो बेसाल्ट चट्टानों से मूर्ति निर्माण, क्वेश्चन पूछा जाता है आइडोल मेकिंग जो होता है, आइडोल मेकिंग का कौन सी चट्टानों से किया जाता है? बेसाल्ट रॉक से इसका निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा। नीस चट्टानें क्या होती है? नीस कायांतरित सेल का एक प्रकार है। मतलब पहले नीस नहीं थी, पहले दूसरे प्रकार की चट्टानें थी। धीरे धीरे समय के साथ वो चेंज होती गई, कायांतरित होती गई, ट्रांसफॉर्म हो गया। देखिए इज द टाइप ऑफ मेटाफॉर्मिक रॉक। मेटाफॉर्मिक रॉक से ही बनी है ये। नीस चट्टानों का निर्माण ग्रेनाइट से होता है। अब जो नीस चट्टानों का निर्माण ग्रेनाइट से ही होता है। तो नीस चट्टानें और बेसाल्ट चट्टानें आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए चट्टानों से अधिकतर हम लोगों ने देखा है ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते, मगर हमको तो तैयार करना है ना प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। और जब हम लोग थोड़े से और अंदर चलेंगे, मध्य प्रदेश को समझने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर वापस से जब हम लोग खनिज पढ़ेंगे, जब मिनरल्स पढ़ेंगे, वापस से चट्टानों का जिक्र होगा। अभी सिर्फ ओवरऑल आप लोगों ने चट्टानें देख ली कितने प्रकार की हैं। मैं पढ़ाने का तरीका ऐसा है, पहले मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, फिर डिटेल में हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बताना जरूरी था, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर यहां से शुरू होता है, इसे हमें समझना है। और यहीं से सर्वाधिक प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं और हर एक फैक्ट इन स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। इन्हें समझने की हम लोग प्रयास करेंगे। आगे चट्टानों से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, पर जो प्रश्न बनते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए इतना आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि चट्टानें क्या होती हैं, किस प्रकार की होती है, नीच चट्टानें, रॉक चट्टानें, आपके दिमाग में थोड़ा सेट रहेगा। देखिए अब अगर मध्य प्रदेश का हम लोग भौगोलिक विभाजन देखें ना यार, देखो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन अगर हम लोग देखें, हमें क्या देखना है? हमें देखना है जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी। एमपी का ज्योग्राफिकल डिवीजन हमें देखना है। चलिए
आप पहले इस मैप को देखिएगा, इस मैप से आपको चीजें समझने आएंगी। इस मैप को आप देखोगे ना, आपको समझने आएगा मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं। देखिए इसको, यहां पर अगर हम लोग बात करें ना, पूरे हमारे मध्य प्रदेश को ना हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। ज्योग्राफिकल डिवीजन की बात करें ना, 3 भागों में हम लोगों ने इसको बांटा। कौन कौन से भाग हैं वो देख लीजिए। ये पूरा हिस्सा देखिएगा, ये पूरा हिस्सा जो मैं ये बनाने जा रहा हूं, ये देखिएगा, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला, ये मध्य प्रदेश का ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे मध्य प्रदेश को हम लोगों ने उच्च मध्य प्रदेश बोला। उच्च मध्य प्रदेश, उच्च मध्य प्रदेश, इस पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने उच्च मध्य प्रदेश बोला। और ये जो नीचे दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसे मैकाल या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहा गया। और जो तीसरा दिख रहा है वो बघेलखंड का पठार दिख रहा है। और ये उच्च मध्य प्रदेश में देखो, आपको ये सब अंदर हमको पढ़ना है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। पहले एक बार मैप में देख लो, आपको थोड़ा थोड़ा समझने आ जाएगा। ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने हमारे मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ आ जाइए वापस से। हमने 3 भागों में पूरा का पूरा भौगोलिक डिवीजन करा है। सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और तीसरे नंबर पर पूर्वी पठार। पूर्वी पठार मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, और एक और यहां पर बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ये 5 देखने को मिलेगा आपको। उच्च मध्य प्रदेश में आपको को हमने 5 कैटेगरी में बांट रखा है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को हमने 3 भागों में बांट रखा है। राजपीपला की पहाड़ियां, सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार को सिर्फ हमने बघेलखंड के पठार में बांट रखा। ठीक है, यही इंग्लिश में देख लीजिए। उच्च मध्य प्रदेश को हमने मालवा प्लेट्यू, पठार को प्लेट्यू कहा जाता है। सतपुड़ा मैकाल को हम लोगों ने राजपीपला, सतपुड़ा रेंज और मैकाल रेंज में बांटा है। और ईस्टर्न प्लेट्यू को बघेलखंड में बांटा है। तो ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, हमने ज्योग्राफिकल डिवीजन कितने भागों में कर रखा है? 3 भागों में। फर्स्ट वन इज मध्य प्रदेश का उच्च प्रदेश, सेकंड वन सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और थर्ड वन इज पूर्वी पठार। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य उच्च प्रदेश में को कितने भागों में बांट रखा है? 5 भागों में बांट रखा है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेल। क्वेश्चन ये आ जाए कि हमारा जो ज्योग्राफिकल विभाजन है वो सबसे बड़ा कौन सा है? अगर ऑप्शन में मध्य उच्च प्रदेश है तो यही है, पर ये ऑप्शन में नहीं दिया जाता। ये वाले ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा एरिया कौन सा घेरता है? तो इसमें से सबसे ज्यादा जो एरिया घेरता है वो घेरता है मालवा का पठार। आइए हम लोग वापस से देखते हैं मैप में। देखिए सबसे ज्यादा आपको ये मालवा का पठार नजर आ रहा होगा, मालवा का पठार। इसके बाद देखिए आप, ये ऊपर की तरफ आपको मध्य भारत का पठार, यहां पर बुंदेलखंड का पठार, ये रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का, उधर बघेल, ये पूर्वी पठार के अंदर आता है बघेलखंड का पठार, और नीचे आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब देखिए अगर मैं इधर की बात करूं तो ये होता है आपकी राजपीपला की पहाड़ियां। ठीक है, ये वाला सतपुड़ा की पहाड़ियां, और इस साइड का जो क्षेत्र है यहां वाले को हम लोग बोलते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी ये पूरा का पूरा सतपुड़ा के पहाड़। ठीक है, ये बीच में नीले कलर की आपको नर्मदा सोन घाटी दिख रही है। इधर ये बुंदेलखंड का पठार दिख रहा है, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार। एक एक करके समझेंगे, बहुत मजा आएगा, डिटेल से पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार हम लोग देखने वाले हैं। मध्य उच्च भारत के पठार में पहला मध्य भारत का पठार हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए ऊपर से हम लोग पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ने वाले हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें, मध्य प्रदेश के उत्तर तथा पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर तथा पश्चिम में स्थित है। आइए वापस से देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता। देखिए इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन बना दूं, ये नॉर्थ होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी और ये साउथ होगी।
तो आप ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में मतलब उत्तर और पश्चिम में, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में ये वाली दिशा में यहां पर आपको मध्य भारत का पठार देखने को मिलेगा। ये लोकेशन, ठीक है, नो डाउट आप लोकेशन समझ गए होंगे। देखिएगा लोकेशन उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि यहां पर स्थित है। चट्टानें हड़प्पा हड़प्पा या कडप्पा विंध्य क्रम की चट्टानें व डक्कन ट्रैप की चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी और डक्कन ट्रैप की चट्टानें देखने को मिलेंगी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, पुराना समूह के अंतर्गत ही आती है। क्षेत्रफल देखो 32,896 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का 10.68% हिस्सा ये रखता है, 10.68% हिस्सा रखता है। जिले देखिए इसमें शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, मंदसौर, ऊपरी नीमच तथा गुना का पश्चिमी भाग आता है। इतने जिले आते हैं इसमें। जलवायु देखिए यहाँ की जलवायु कैसी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड मिलती है। तो अगर महाद्वीपीय जलवायु की बात करें कि महाद्वीपीय जलवायु कैसी है, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड देखने को मिलेगी। यहाँ पर नदियां यहाँ पे कौन सी मिलेंगी, चंबल प्रमुख नदी है यहाँ पर, चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी, क्षिप्रा, पार्वती, बदलाव, कुंवारी, आसन नदी, ये सब नदी देखने को मिलेगी आपको। वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा यहाँ पर भिंड करके जगह है, भिंड में गोहत जगह है, वहां पे सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान भी यहीं पे देखने को मिलेगा जिसका नाम है शिवपुरी। मध्य भारत के पठार का ही हिस्सा है शिवपुरी, याद रखिएगा। और यहाँ पे फसलों की बात करें तो फसल सबसे ज्यादा यहाँ पर सरसों होती है, इसलिए इस मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। देखिए सरसों, गेहूं, ज्वार, कपास आदि यहाँ पे देखने को मिलेगा। खनिज की बात करें तो चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इमरती पत्थर देखने को मिलेंगे। उद्योग यहाँ पे देखिए भिंड में मालनपुर औद्योगिक केंद्र है। भिंड में जाओगे ना तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र देखने को मिलेगा जहां पे सूती कपड़ा उद्योग मिलेगा। डबरा मिलेगा, डबरा भिंड के पास ही डबरा आता है। ग्वालियर, कैलारस मुरैना के पास आता है कैलारस। खेर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है, यहाँ पर खेर की लकड़ी से कत्था बनाने के कारखाने आपको देखने को मिलेंगे, बनाने का उद्योग। शिवपुरी में बानमोर, शिवपुरी में बानमोर मिलेगा। मुरैना में फर्नीचर उद्योग, दियासलाई बनाने का कारखाना ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तो ये उद्योग यहाँ पे मिलेंगे। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेरा अभ्यारण्य जो शिवपुरी में बहुत पूछा जाता है, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में जो है वो इसी क्षेत्र में आपको मध्य भारत के पठार में देखने को मिलेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मिलेगा। ग्वालियर का दुर्ग यहाँ मिलेगा। सूर्य मंदिर, जय विलास महल, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंड में अटेर का किला, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मितावली मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, हिंडोला द्वार आदि मुख्य चीजें देखने को आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगी। मुख्य जनजाति सबसे इंपॉर्टेंट है सहरिया जनजाति यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसीलिए यहाँ पर सहरिया जनजाति का संग्रहालय शिवपुर में बनाया गया है। तो पूरे क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मध्य भारत के पठार में पाई जाती है और शिवपुर में इसका सहरिया जनजाति का संग्रहालय बना दिया गया है। उप पठार का उप विभाजन, अब इस पूरा बहुत बड़ा है ना मध्य भारत का पठार, इसका भी उप विभाजन कर रहा है। इसे उप पठार या उप विभाजन शिवपुरी के पठार, लश्कर के मैदान, ग्वालियर का पठार, ठीक है, नीमच में कंजारदा के पठार, कुछ भागों में मुरैना के पठार में इसको तोड़ दिया गया है। अब बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा हम लोग समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, तो इसके उप पठार हम लोगों ने बांट दिए, ठीक है, सब प्लेटिव हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी यार। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आइए इस मैप में और देखने का प्रयास करते हैं तो चीजें आपको और ज्यादा समझने आएंगी। तो क्या क्या मैंने बताने का प्रयास करा, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है आपका मध्य भारत का पठार। यहां से नदियां देखिए, चंबल नदी, पार्वती, काली सिंध नदी यहीं से निकलती है। इसकी अवस्थिति देखें 20 डिग्री 10 मिनट से लेकर 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 से लेकर 79-80 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका लोकेशन देखने को मिलेगा अगर आप देखना चाहें। यहाँ पर जलोढ़ और काली मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को एलोवाइल सॉइल कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, आपको पता होगा। तो ये पूरे भारत में
पूरे मध्य प्रदेश में यहीं इसी क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, एलोवाइल सॉइल मिलेगी जो सबसे उपजाऊ होती है। देखिए यहाँ पे ज्वार, गेहूं, सरसों मिलती है, इसलिए सरसों की हांडी इसे कहा जाता है। औद्योगिक केंद्र यहाँ पर देखिए मालनपुर, बाममोर, शिवपुरी, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। पर्यटन स्थल देखिए ग्वालियर का दुर्ग, मोती महल, गुजरी महल, शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान। जिले देखिए श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी देखने को मिलेगा। खनिज, चीनी मिट्टी, इमारती पत्थर, चूना संगमरमर देखने को मिलेगा। उद्योग में देखिए चमड़ा, कत्था, बिस्किट, चीनी मिट्टी, बर्तन, शक्कर बनाने की ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ज्योग्राफिकल विभाजन, पर ज्योग्राफिकल विभाजन में ही कितने सारे प्रश्न छुपे हुए हैं मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं बस। ठीक है, अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीजें तो मध्य प्रदेश की यहीं कवर हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि भैया सहरिया जनजाति कहां देखने को मिलेगी? श्योपुर में मिलेगी, और श्योपुर मध्य भारत का पठार है। सरसों की हांडी किसे कहा जाता है? मध्य भारत की पठार को कहा जाता है। मध्य भारत का पठार जो है 10.68%, 10.68% हिस्सा रखता है। श्योपुर, भिंड, मुरैना, ठीक है, इधर आपका नीमच, मंदसौर, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखना है। चलिए एक बार और देखेंगे इसको अच्छे से। देखिए एक बार और देखते हैं, बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे इसको। एक बार और देखो, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में निवास करता है। यहाँ पर सहरिया जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सहरिया जनजाति यहाँ पे श्योपुर पड़ता है। श्योपुर में ही सहरिया जनजाति का संग्रहालय बना के रखा है। यहाँ की मुख्य नदी चंबल नदी है। चंबल नदी मुख्य नदी है। चंबल के बाद क्षिप्रा, काली सिंध, ठीक है, ये सब नदी, कुंवारी नदी यहाँ से बहती है। बहुत सारे औद्योगिक केंद्र हैं, बहुत सारे घूमने वाली पर्यटन जगह हैं, वो सब एक बार में हम लोग देख लेते हैं। और ये 10.68% हिस्सा रखता है भैया मध्य प्रदेश का, 10.68%। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बताइएगा। एक बार और देख लो भाई। देखिए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हड़प्पा, विंध्यक्रम और दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती है। 10.68% हिस्सा यहाँ पे मिलेगा। शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, नीमच, गुना, पश्चिमी भाग, ये सब जिले देखने को मिलेंगे। जलवायु की बात करें तो महाद्वीपीय जलवायु है यहाँ की, ठीक है, और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंड में अधिक ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है। नदियां चंबल मुख्य नदी है, काली सिंध, सिपरा, बदलाव, कुंवारी, आसन नदी देखने को मिलेगी। 75 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे कम बारिश यहाँ पर भिंड में गोहद में होती है। गोहद, भिंड की एक तहसील है गोहद, वहां पर सबसे कम बारिश होती है। फसलों की बात करें तो यहाँ पे सरसों, गेहूं, ज्वार, कपास आदि देखने को मिलता है। सरसों की हांडी कहा जाता है। खनिज की बात करें, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इमरती पत्थर देखने को मिलेंगे। उद्योग देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भिंड में मालनपुर उद्योग देखने को मिलेगा केंद्र। सूती कपड़ा उद्योग डबरा में, ग्वालियर, कैलारस, मुरैना, इन सभी जगह बहुत सारे उद्योग क्षेत्र देखने को मिलेंगे। पर्यटन, माधव राष्ट्रीय उद्यान, करेरा अभ्यारण्य, शिवपुरी, ठीक है, ग्वालियर का दुर्ग, सूर मंदिर, बिलास पैलेस, कूनो, पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंड में अटेर का किला, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मितावली, मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, हिंडोला आदि मुख्य पर्यटन स्थल देखने को। ऐसा नहीं है मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे पढ़ दिया, हर एक चीज पढ़ेंगे। सास बहू का मंदिर किसने बनवाया, कहाँ पर, कितने एरिया में फैला, डिटेल में पढ़ेंगे यार, वो तो पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग यहाँ देखना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल आपको मिलेंगी। जनजातीय देख लीजिए, सहरिया जनजाति संग्रहालय देखने को मिलेगा। उप पठार, इसके उप डिवीजन कर रखा है, सब डिवीजन कर रखा है, जिसमें हम लोग शिवपुरी के पठार, लश्कर के मैदान, ठीक है, ग्वालियर के पठार, नीमच में कंजारदा के पठार, इस तरीके से हमने इसको उपभागों में बांट रखा है। चलिए इसके बाद हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है और मैं चाहूंगा एक कंप्लीट लेक्चर हो। अभी आपने देखा कि फोर्थ लेक्चर को हमने 2 भागों में बनाना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। और अब मैं चाह रहा हूं कि जब नेक्स्ट लेक्चर में लूँ ना, पूरा 1-1.5 घंटे का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट ये ज्योग्राफिकल डिवीजन देखेंगे, जिससे आपको एक ही लेक्चर में आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा और जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। कैसी आपको क्लासेस लग रही हैं आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और जब तक के लिए चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए में मिलते हैं हम लोग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।